पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में। तो हमारी ड्यूटी लगी तो मैंने रिक्वेस्ट किया कि हम तो उर्दू जानते नहीं हैं, पढ़ने भी समझ तो लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ने में दिक्कत होगी। उन्होंने आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप जाइए वहाँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अच्छा रहा कि हम गए। तो अभी लैंग्वेज बता रहे थे आपको, तो वहाँ जो ऑफिशियल पत्र व्यवहार होता है इंग्लिश में होता है, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई वहाँ। लेकिन उस समय आतंक पीक पर था, और जब हम कोशिश किए कि लाल चौक जाएंगे, वहाँ देखेंगे जरा क्या है, वो लोग कहते हैं हजरत बल मस्जिद है वहाँ एक, वो भी बड़ा सेंसिटिव रहता था उस समय। वहाँ बताते हैं कि हजरत मोहम्मद का वहाँ बाल रखा हुआ है हजरत बल मस्जिद में, लेकिन उस समय पूरा आतंकवादियों का कब्जा था उस पर। तो वहाँ स्थिति बहुत खराब थी, हम गए थे उस समय। तो वहाँ इवन जो वहाँ के नागरिक थे वो कहते थे कि भाई वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हम भी उसी में जाना चाहते हैं, और ये इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है, वो POK है, ये IOK है, आप लोग जबरदस्ती प्रशासन कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं। बहुत ही विकराल स्थिति थी, बहुत मर्डर हो रहे थे उस समय, बम फट रहे थे, ये हो रहे थे। उस समय चुनाव का माहौल था, बहुत ही सेंसिटिव था माहौल उस समय। मेरी ड्यूटी बहुत सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, सबसे सेंसिटिव कुपवाड़ा अभी भी है। छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन वहाँ आर्मी का पूरा ब्रिगेडियर रहते हैं, BSF की एक कंपनी है। तो मुझे उस समय महसूस हुआ कि 370 हटना चाहिए। फिर वहाँ लोकल लोगों से बातें होती थी, तो लेकिन वहाँ की महिलाओं से मेरी कई बार बातें हुई, वो इसके अगेंस्ट थी 370 की। कुछ नहीं, लेकिन कुछ तो महिलाएं अगेंस्ट थी इनसे, कारण कि 35 और 370 में वहाँ के महिलाओं का अधिकार बहुत छीन लिया जाता था। वहाँ की लड़की अगर किसी दूसरे राज्य के किसी पुरुष से शादी करती थी, तो वहाँ उसका राइट खत्म हो जाता अपने पिता के प्रॉपर्टी पर, वहाँ घर के प्रॉपर्टी पर, वहाँ सिटीजन रहती ही नहीं थी वहाँ। इस तरह कुछ बातें थी जिसके कारण वहाँ के जो पढ़ी लिखी लड़कियां थी उनका विरोध था। तो बाद में 2019 में फिर 370 और 35A को हटाया गया। इसके तो जम्मू और कश्मीर में लद्दाख था उस समय, जम्मू और कश्मीर था, और जम्मू था और कश्मीर था, और उस समय 22 डिस्ट्रिक्ट थे, और लेह एक बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है भारत का, अभी भी सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट लेह है। पता नहीं अब कोई दूसरा डिस्ट्रिक्ट बना नहीं, लेकिन अभी भी मुझे मोस्ट प्रोबेबली लेह सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। हाँ, देख चेक कर लेना। आज की स्थिति में भारत में 28 स्टेट से आपको मैंने पढ़ाया है, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। जब ये 370 लागू हुआ उसके बाद अब JK में 20 डिस्ट्रिक्ट बच गए हैं, और लद्दाख में 2 डिस्ट्रिक्ट हैं। लद्दाख में एक लेह है और करगिल है। अब वो भारत का संविधान में पूरा लागू हो गया है, पहले लागू नहीं था। आवाज क्या है? ठीक है आवाज? वहां उस समय था कि कोई भारत का कोई नागरिक वहां जमीन नहीं खरीद सकते थे, अब वहां खरीद सकते हैं, और बहुत से लोगों ने खरीदा भी है। और जिस कारण वहां का विकास नहीं हो पा रहा था। ये 2019 के बाद वहां कोई उस समय मॉल वगैरह नहीं था। तो अभी भारत का वर्ल्ड का सबसे बड़ा मॉल है लुलु मॉल, दुबई में है, श्रीनगर में खुल रहा है। तो अगर आप केरल गए होंगे तो केरल में त्रिवेंद्रम में है, कोच्चि में है, लखनऊ में खुला है, और श्रीनगर में खुल रहा है। तो बहुत बड़ा, वर्ल्ड की सबसे बड़ी चेन है मॉल की, लुलु मॉल। इसका यूसुफ है उसके मालिक, ओनर केरल के। तो अब वो उन्होंने एग्रीमेंट किया है कि वहाँ खोलेंगे। हम इसलिए कह रहे हैं कि वहाँ जो था कोई जमीन पहले खरीद ले सकता था, लेकिन जो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ है JNK में, वो मिस्टर यूसुफ ने किया, मोहम्मद यूसुफ ने किया है, जो कि लुलु मॉल खोल रहे हैं वहाँ। वो केरल के रहने वाले हैं।
वहाँ आप जाएंगे, हम लोग गए थे तो वहाँ 2 फ्लैग लगता था हम लोगों की गाड़ियों में, एक तिरंगा भी लगता था और एक वहाँ जम्मू कश्मीर का फ्लैग लगता था। तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि भाई एक ही कंट्री में 2 फ्लैग क्यों लग रहे हैं। तो वो लोग तिरंगा को कोई हटा भी देते थे, लेकिन JNK का फ्लैग हमेशा वो फहराते रहते थे। काले कलर का था और उसमें ऐसे ही कुछ लिखा हुआ था। तो वहाँ अब एक ही झंडा हो गया है। और पहले वहाँ सिटीजनशिप इंडिया का अलग होता था, JKN का अलग होता था। 2 सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट था वहाँ। अब वहाँ एक ही सिटीजनशिप है। बैक करो। बैक करना। हाँ, आगे बढ़ो। हाँ ठीक है, 1 मिनट। अब जब ये 370 बना, खत्म हुआ, तो 2 चीज हुए। एक तो JK उन्हें विधानसभा क्रिएट कर दिया गया, यूनियन टेरिटरी रहेगा लेकिन विधानसभा रहेगा, जैसा कि पौंडीचेरी है, दिल्ली है। लेकिन लद्दाख में विधानसभा नहीं रखा गया। लद्दाख विधानसभा नहीं है, सिर्फ वहां लोकसभा की 1 सीट रहेगी। और दोनों जगह लेफ्टिनेंट गवर्नर की पोस्टिंग कर दी गई। अब जो पहले जो था वहां लोकसभा विधानसभा में 100 थे, बाद में बढ़ा के इसको 111 सीट्स किए गए थे विधानसभा में MLA की संख्या। जब ये, और फिर वहां एक काउंसिल भी थी, लगभग 36 सीट की थी। और जो पुराना 111 सीट था उसमें 24 पाकिस्तान POK में था विधानसभा क्षेत्र, लेकिन तब भी उसको शामिल रखा गया था 111 में 24 को, कि हमारा क्लेम बरकरार है कि POK हमारा है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। जब नया ये बना तो डिलिमिटेशन हुआ, मैंने बताया था, जस्टिस रंजना देसाई के नेतृत्व में, और फिर उन्होंने रिपोर्ट दे दी। तो अब आज की स्थिति में 114 सीट हो गए वहां, और उसमें 24 सीट अभी भी POK में है। तो बचा 90 सीट। 90 सीट में 43 सीट है जम्मू से और 47 सीट है कश्मीर से। पहले जम्मू में क्षेत्र में कम था, उसको 2-3 बढ़ाए हैं। और पहले SC/ST का रिजर्वेशन नहीं था उसमें, वहां के विधानसभा में, नए उसमें बढ़ाया गया है SC/ST का रिजर्वेशन। इसमें यह भी दिया गया है गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर को नए में, कि 2 महिला MLA को नॉमिनेट कर सकते हैं अगर महिलाएं पर्याप्त नहीं आ पाई वहां विधानसभा में। तो दिल्ली की तरह ही पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास रहेगा विधानसभा बनने के बाद भी, और पार्लियामेंट के पास अधिकार पूरा रहेगा कि किसी भी उसमें कानून बना सकते हैं, क्योंकि यूनियन टेरिटरी है विधानसभा रहने के बावजूद, जैसा दिल्ली में हो रहा है। आगे बढ़े। तो जम्मू कश्मीर का मर्जर बहुत देश में बहुत मुश्किल से हो पाया है। तो वहाँ उस समय जब आज़ादी के समय राजा हरि सिंह थे, तो वो मर्ज करने के लिए उतना तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि हम इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, ना हम पाकिस्तान में मिलेंगे, ना हम जम्मू कश्मीर में, इंडिया में मिलेंगे। तो किसी तरह वहाँ जब पटेल थे हमारे होम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने मिलिट्री भेजकर उसको कराने की कोशिश की। तो फिर जवाहरलाल नेहरू कहना था कि नहीं, स्वेच्छा से आने दो उन्हें। उन्होंने रेफरेंडम की बात कर दी UN का। उस समय से लोग कह रहे हैं कि हमारा मर्जर सही नहीं हुआ है। उस समय प्रधानमंत्री ने कहा था कि रेफरेंडम होना चाहिए, मतलब कि जनमत होना चाहिए, उसके आधार पर डिसीजन लिया जाए कि हमें पाकिस्तान में रहना है, कि इंडिया में रहना है, कि स्वतंत्र रहना है। तो उस पर बात चलती रही, लेकिन अगर जनमत कराते तो उस समय स्थितियां बिगड़ जाती। वो तो इंडिपेंडेंट रहते थे या पाकिस्तान के साथ मर्ज होना चाह रहे थे। नेक्स्ट, वहां आजादी के बाद से 1965 तक CM का पोस्ट नहीं था, प्रधानमंत्री का पोस्ट था।
कश्मीर में। एक ही देश में दो दो पीएम रहते थे, जम्मू कश्मीर का पीएम अलग और भारत का पीएम अलग। फिर 65 में शेख अब्दुल्ला बने, उसी के अराउंड, नहीं शेख अब्दुल्ला नहीं, शेख अब्दुल्ला के पिताजी फारूक अब्दुल्ला के पिताजी थे शेख अब्दुल्ला, वो बने 1948 से लेकर 1953 तक वो रहे थे। तो उन्होंने धीरे धीरे कहा कि वहाँ से समझौता की बात हुई, तो बोले ठीक है। फिर बाद में 1965 के अराउंड उसमें करेक्शन करते करते उसमें सीएम का पीएम का पोस्ट हटाकर सीएम रखा गया। 65 के बाद से सीएम है। अभी तो सीएम भी नहीं है, अभी तो लेफ्टिनेंट गवर्नर चला रहे हैं। तो उस समय जब 370 में जब भारत में उसका यूनियन मर्जिंग हुआ स्टेट के रूप में, तो 3 चीज को छोड़कर सभी उनको दे दिया गया था राज्य सरकार को, मिलिट्री, इंफॉर्मेशन एंड फॉरेन अफेयर्स। भले वहाँ का पीएम रहते थे, लेकिन ये फॉरेन मामले में, इस सब मामले में भारत के पीएम का चलता था। अब ये 2019 में फिर जब मर्जर हुआ, 219 हुआ, ये सब पुरानी व्यवस्था खत्म हो गई। अब तो पूरा जैसा वो दूसरे स्टेट हैं वैसा जम्मू एंड कश्मीर भी है, वहाँ कोई इस तरह का बंधन नहीं है। और चुनाव की बात चल रही है, डिलिमिटेशन हो गया है। तो मुझे लगता है कि जब मौसम ठीक हो जाए दिसंबर के बाद, तो चुनाव होंगे वहाँ। नेक्स्ट, जो हमारा संविधान है वहाँ उनका अलग संविधान भी रहता है, था 2019 के पहले, वो सब खत्म हो गया है। और वहाँ जो हम लोग इमरजेंसी आपको पढ़ाए थे, तो जम्मू कश्मीर में फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लग सकता था। सरकार के हमेशा रहता था कि एकदम वो टॉप प्रायोरिटी का है, किसी तरह इंडिया में बना रहे, इस कारण वहाँ फाइनेंशियल इमरजेंसी का प्रावधान कभी नहीं रहा। नेशनल इमरजेंसी जरूर लगे हैं। उर्दू ऑफिशियल लैंग्वेज है, लेकिन पत्र व्यवहार वहाँ देते हैं सब इंग्लिश में ही होते हैं, कोई दिक्कत नहीं हुई मुझे, काम एटलीस्ट मुझे तो कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े। ऐसा नहीं है कि जम्मू एंड कश्मीर में ही सिर्फ जो स्पेशल स्टेटस है, 370 की बात करते हैं। जब इसको विरोधी पक्ष कहते हैं कि भाई जम्मू कश्मीर तो हटा दिए, लेकिन ऐसे बहुत से स्टेट हैं जहां पर कि इस तरह के प्रावधान, स्पेशल प्रोविजन लगे हुए हैं, उनको भी हटाइए आप। तो ये उदाहरण है। 371 है वहाँ गुजरात में, 371 है ए में, है नागालैंड में। इस तरह का हर एक स्टेट में आप जब आप 371 देखेंगे, हर एक स्टेट में कुछ न कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। नॉर्थ ईस्ट में तो उनको क्रिमिनल केसेस के लिए भी उनको समाज के द्वारा सुलझाने के अधिकार दिए गए हैं वहाँ पर। तो इसमें सरकार का ये, जो हमारे संविधान निर्माता हैं या सरकार का ये कहना है कि जरूरत के अनुसार उनको अधिकार दिए गए, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर को ज़्यादा अधिकार दे दिए गए थे उस समय, इसलिए उसको हटाना बहुत जरूरी था, इसलिए उसे हटाया भी गया। लेकिन ऐसा स्पेशल स्टेटस भी आज की स्थिति में बहुत जगह है। अब जैसे 371 गोवा का अलग ही गणित है, वहाँ अभी भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। इस कॉन्टेक्स्ट में उनको दिया गया है कुछ अधिकार उनको। वहाँ हिंदू मैरिज एक्ट या जो मुस्लिम पर्सनल लॉ इफेक्टिव नहीं है गोवा में। हर एक स्टेट के अलग अलग वो है, प्रोविजंस हैं। गोवा मैंने बताया भी था आपको कि गोवा का मर्जर बाद में हुआ है, 1952 या 1962 के अराउंड हुआ है, 1952 52 में हुआ है। तो पहले वो पुर्तगाल के कब्जे में था। तो उस समय उनके नीड्स के अनुसार उनको अधिकार दिए गए हैं। तो वहाँ अभी भी जो है बहुत से पुर्तगाली कानून चलते हैं, उसी में यूनिवर्सल सिविल कोड भी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड भी है उसी उन्हीं के समय का। ठीक है फिर तो आज 2 चैप्टर और पढ़ाने के मूड में हम थे, लेकिन उसको अगले क्लास में पढ़ा देंगे। आज मुझे कुछ ज़रूरी काम आ गया है, तो